अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं, इसका मकसद जो है वो ये है कि बिल्कुल छोटे लेवल के सवाल, यानी कि जिस पे इवन एमसीक्यूज बन सकें, स्मॉल क्वेश्चंस, वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो सॉल्व किए जाते हैं या क्या क्या उनमें इश्यूज हो सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे सबसे पहले एक सवाल नजर आ रहा है। साद जमाल इज एम्प्लॉयड इन अ मल्टीनेशनल कंपनी in Rawalpindi, having following income during the year ended on June 2020। इन साहब की जो बेसिक सैलरी है वो 60,000 पर मंथ है और आगे आपको एक स्केल दिया हुआ है। दिस स्केल इज नोन एज MTS, मिनिमम टाइम स्केल, MTS। इस स्केल का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 60,000 पर मंथ से स्टार्ट होगी और हर साल इसमें 5,000 का इजाफा होगा और मैक्सिमम वो जाएगी 80,000 तक। जब वो 80,000 पे पहुंचेगी उसके बाद आपका फिर नया स्केल, नया नया ग्रेड शुरू हो जाएगा, या आपकी तरक्की हो जाएगी। जिस तरीके से बैंक में होता है ना, OG3, OG2, OG1, उस तरीके से आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो दिस इज MTS। आगे दिया हुआ है मेडिकल अलाउंस, उसके बाद दिया हुआ है ज़कात डिडक्टेड फ्रॉम बैंक अकाउंट। उसमें लिखा हो जी, कंपनी हैज प्रोवाइडेड एकोमोडेशन फैसिलिटी एंड अ न्यू कार फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज। द वैल्यू ऑफ द कार इज 1800,000, 18 लाख रुपए। इंडोर मेडिकल फैसिलिटी इज अवेलेबल इन ऑल मेजर प्राइवेट हॉस्पिटल इन साइड पाकिस्तान। इंडोर मेडिकल फैसिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो आप हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो जाएंगे तो उसके बाद हॉस्पिटल में जितना एक्सपेंडिचर है वो सारे का सारा ऑर्गेनाइजेशन आपकी बियर करेगी। अच्छा, एक जो अच्छा MCQ बना होता है उसमें ये याद रखिएगा कि एक अच्छे MCQ में हमेशा एक सही ऑप्शन होता है, एक वो ऑप्शन होता है कि अगर आप थ्योरेटिकली गलत तरीके से उसको सॉल्व करेंगे तो वो ऑप्शन आएगा। इसका मतलब है कि अगर आप गलत सवाल भी सॉल्व करेंगे तो एक अच्छे MCQ में उस गलत सवाल का आंसर भी कहीं ना कहीं मौजूद होगा। ठीक है, मैं इस सवाल को जरा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मालूम करना है हमें इसके अंदर टैक्सेबल इनकम ऑफ साद जमाल। ठीक है, मैं इनके आंसर्स को जरा नीचे करके पहले सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखें, मैं इस क्वेश्चन को बड़ा डिटेल में सॉल्व नहीं करूंगा, आसानी के लिए सॉल्व करूंगा। सबसे पहले बेसिक सैलरी है इन साहब की 60,000। तो आपको पता है कि मैं अगर सिंपली 60,000 को मल्टीप्लाई कर दूं 12 से, आंसर ज़ाहिर कितना आ जाएगा, 7,20,000 रुपये। उसके बाद मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस जो है वो आपको पता है 9,000 पर मंथ है। तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो आंसर आ गया 1,08,000 रुपये। ठीक है, अब चूंकि इन साहब को इंडोर फैसिलिटी भी मिली हुई है इसलिए इसमें किसी भी किस्म की एग्जम्पशन नहीं होगी, यानी कि ये पूरी की पूरी अमाउंट जो है ये टैक्सेबल है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कंपनी को एकोमोडेशन फैसिलिटी मिली हुई है। एकोमोडेशन फैसिलिटी का आपको रूल पता है। एकोमोडेशन फैसिलिटी का रूल जो है वो ये है कि अगर आपको एकोमोडेशन फैसिलिटी मिली हुई हो तो तरीक़ाकार ये होता है कि 45% ऑफ MTS और बेसिक सैलरी। ठीक, यानी कि ये बेसिकली अगर MTS किया हो तो MTS, वरना बेसिक सैलरी और कैश वैल्यू, इन दोनों में से जो भी बड़ा हो। तो इस सवाल के अंदर चूंकि इत्तेफाक की बात है MTS और बेसिक सैलरी सेम है तो ज़ाहिर है मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैंने ये काम करना है कि 45% ऑफ 720,000। ठीक है, कैश वैल्यू जो कि दी नहीं हुई है तो वो ऑलरेडी जीरो हो गई। ठीक है, अगर यहाँ पे MTS भी दिया हो और बेसिक सैलरी फर्ज करें यहाँ पे लिखी हुई हो 70,000 रुपये, फिर आपको इसका ख्याल रखना है उस सिचुएशन में अगर आपने 70,000 कर लिया तो आप गलत तरीके पे चले जाएंगे। फिर आपको अब यहाँ पे आपको MTS ही यूज करना है और ज़ाहिर MTS क्या है, MTS है 60,000 रुपीज। ठीक है, तो ये एक बड़ी बेसिक पॉइंट है जो आपने ख्याल करना है इसका। अगर मैं इसकी फिगर निकाल लूँ तो इसकी फिगर क्या आ गई जी, इसकी फिगर आ गई 3,24,000 रुपये। उससे अगली बात की कन्वेंस फैसिलिटी, वो चूँकि ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज़ दोनों के लिए है तो 5% इसकी वैल्यू होगा। तो ज़ाहिर है कितना होगा कि 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%। सो द आंसर वुड बी
90,000। ठीक है, अगर मैं इन सारी फिगर्स को जमा कर लूं तो जाहिर है मेरे पास जो फिगर्स आनी है वो किस तरीके से आनी है कि 7,20,000 जमा 1,08,000 जमा 3,24,000 जमा 90,000। ठीक है, तो ये मेरे पास जो फिगर है ये अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगी जी, ये आ जाएगी 12,42,000 रुपये। ठीक हो गया, ये फिगर मेरे पास आ गई 12,42,000 रुपये। अच्छा, अब इस 12,42,000 रुपये में से मुझे ज़कात लेस करनी है, तो यहां से मैंने इसमें से लेस कर दी ज़कात। ज़कात कितनी है? 25,000। तो 12,42,000 रुपये में से जब मैंने 25,000 रुपये ज़कात लेस की तो मेरे पास जो फिगर है वो अप्रॉक्सीमेटली आ गई 12,15,000 रुपये। ठीक है, एक मेरे पास ये जवाब आ गया सबसे पहला। ठीक है, अब आप देखें, फर्ज करें कि मुझसे इस सवाल को सॉल्व करते हुए एक मिस्टेक हो जाती, और वो मिस्टेक ये होती कि मैं गलती से ये भूल जाता कि ये इनडोर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। तो उस सिचुएशन में मुझसे होना क्या था? उस सिचुएशन में मुझसे ये होना था कि मैंने इस 1,08,000 रुपये में से 10% ऑफ बेसिक सैलरी माइनस करना था, तो वो हो जाना था कितना? 36,000। ठीक है, 1,08,000 माइनस 72,000, 36,000। अब जब मैं इस फिगर को दोबारा यहाँ पे जमा करता तो अब बेसिकली सिचुएशन क्या बननी थी? अब सिचुएशन इस तरीके से कुछ बन जानी थी कि इस फिगर ने आ जाना था यहाँ पे 11,70,000। ठीक है, और जब 11,70 में से मैं 25,000 माइनस करता तो अब जवाब आ जाना था यहाँ पे 11,45,000। इसका मतलब है कि ये मेरा करेक्ट जवाब है और ये मेरा रॉन्ग आंसर है। ठीक है, अब एक अच्छा जो एमसीक्यू होता है वो देखें उसमें क्या सिचुएशन होती है। अब आप जरा देखें कि आपके पास कितनी ऑप्शन मौजूद है। यहां से अब आपको नजर आएगा आपके पास सबसे पहली आंसर है 11,70। 11,70 की फिगर भी आपको नजर आ रही है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि अगर आपने गलती से ये काम किया कि आपने ज़कात को कहा कि ज़कात डिडक्टेबल नहीं है, तब आप ये वाला जवाब भी आपको नजर आएगा इस सवाल के अंदर। अगला जवाब आ गया 12,17,000 रुपये। ठीक है, ये मैंने गलती कर दी, इसको मेरा ख्याल है 12 लाख, मुझे शायद सॉल्व करने में नहीं, मेरा ख्याल है 17 मैंने ठीक लिखा है, ये मैंने ऊपर गलत लिखा है, क्योंकि 1242 माइनस 25 करें, यस 12,17। ठीक है, अच्छा, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी मेरे सामने मौजूद है। ठीक है, आप अगर गौर करें ये वाला ऑप्शन भी मेरे सामने सिस्टम में मौजूद है और 1145 का ऑप्शन भी मेरे सिस्टम में मौजूद है। इसका मतलब है कि जब मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं तो सवाल सॉल्व करते हुए 3 आंसर मुझे सवाल जवाब के अंदर नजर आ रहे हैं। अगर मैंने गलत तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की तो मैं गलत ऑप्शन को टिक करने की पोजीशन में आ जाऊंगा। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ अ वेरी गुड एमसीक्यू। अब जिस वक्त तक आप क्लियर नहीं होंगे कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, उस वक्त तक आपको अगर आपके सामने कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें आपको इशू आए कि जी आपने बेसिकली एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, तो फिर आपको बड़ा आराम से सुकून तहम्मुल के साथ सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, कि आपने अगर देखे समझे बगैर पहले आंसर को टिक करने की कोशिश की तो हो सकता है कि आप गलत आंसर तक पहुंच जाए। ठीक है, बस ये जो इतनी लंबी बात की है इसको समझाने का मतलब यही था। अब हम ज़रा आगे अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं जो हमारा असल मकसद है। ठीक है, ओके, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन जो मेरे सामने मौजूद है। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ ताकि अब थोड़ा सा आसान काम हो जाए। अब आप देखिए ज़रा,
यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी, सबसे पहले आपकी बेसिक सैलरी 90,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, 10,80,000। मेडिकल अलाउंस 9,000 पर मंथ, ठीक है, चूँकि कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है इसलिए इस पे 10% एग्जम्पशन होनी है। 90,000 का 10% 9,000 ही होता है। इसका मतलब है मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर, मेडिकल अलाउंस के नाम पर कोई टैक्स, इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। कंपनी ने एकोमोडेशन फैसिलिटी दी हुई है। अब देखें यहाँ पर जो गलती का चांस है वो क्या है, अब आपने 45% ऑफ 90,000 नहीं करना, इसलिए कि ये बेसिक सैलरी है और आपने इस फिगर को उठाना है एमटीएस से। एमटीएस कितनी है, 60,000। 60,000 मल्टीप्लाई पर 12, 7,20,000 रुपये, ठीक है। तो 7,20,000 रुपये का 45% कितना होता है, 3,24,000 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से गाड़ी जो कि ऑफिशियल और पर्सनल दोनों यूज के लिए दी हुई है, तो ये बड़ा आसान काम हो जाएगा कि 18 लाख का हम 5% ले लेंगे, तो हमारे सामने दोबारा 90,000 की फिगर आ जाएगी। और चूंकि ज़कात बैंक से डिडक्ट हुई है इसलिए इसमें से 25,000 रुपये हो जाएगा। अब मेरे पास जो अल्टीमेटली 7 जमाल की जो टैक्सेबल इनकम है उसकी सिचुएशन क्या बनेगी, उसकी सिचुएशन बनेगी 10,80,000 जमा 3,24,000 जमा 90,000 माइनस 25,000, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ा मेरा ख्याल में मसला तो है ही नहीं, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ, सिर्फ मैटर करता है कि हाउ मच प्रैक्टिस आपके हाथ से होके निकली है, ये बेसिकली यहाँ पे मैटर यकीनन करेगा, ठीक है। एक और सवाल हम देख लेते हैं जी इसी तरीके से। दीज आर वेरी वेरी स्मॉल क्वेश्चंस ताकि आप ज़रा बेहतर तरीके से इनको समझ सकें। फहद मलिक इकरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और इनकी फाइनेंशियल डिटेल कुछ इस तरीके से है दोबारा कि बेसिक सैलरी इनकी कितनी है। बेसिक सैलरी है जी इनकी 1 लाख, ज़रा 12 कर दें तो ये अमाउंट हो गई जी 12 लाख रुपये जमा। उसके बाद 55,000 इनका रेंट है, तो 55,000 को अगर हम उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लें 12 से तो मुझे पता चलता है कि जी इनका जो हाउस रेंट अलाउंस है वो 66,000 हो गया, 6,60,000 रुपये हो गया। हमें एक चीज़ का बहुत ख्याल करना है, वो ख्याल यही है कि हाउस रेंट अलाउंस पूरे का पूरा टैक्सेबल होता है। जो भी चीज़ कैश की शक्ल में मिल रही है वो टैक्सेबल है, ठीक है। अच्छा, उससे अगली बात अब आ गया जी, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको पता है उस पर तो ऑलरेडी टैक्स निकल चुका होता है, इसलिए एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन में कोई फिगर शामिल नहीं होती। एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो ज़ाहिर है आप उसको जब एनुअल निकाल लेंगे तो 12,000 ज़रा 12 फिगर कितनी आ जाएगी जी, 1,44,000, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसमें से आपने लेस क्या चीज़ करनी है, इसको आप याद रखेंगे। इसमें से आपने लेस क्या चीज़ करनी है, सबसे पहली चीज होगी 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी में क्या चीज शामिल होती है, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस और डियरनेस अलाउंस, ठीक है। और 150,000 विच एवर इज लोअर वो आप लेस करते हैं। अब इस सवाल के अंदर आप अगर देखें तो 10% ऑफ सैलरी, चूंकि इस सवाल में डीएनएस अलाउंस है ही नहीं, तो 10% ऑफ सैलरी हो गई 12 लाख का 10%, 1,20,000 या 1.5 लाख। कौन सा कम है, 1,20,000 कम है, तो आप 1,44,000 में से लेस कर देंगे कितनी फिगर, 1,20,000 रुपये लेस कर देंगे, 1,20,000 रुपये। जब आप इसको लेस करेंगे तो आपको फिगर कितनी आ गई, दैट इज 24,000। इसका मतलब है आपने 24,000 टैक्सेबल इनकम में ऐड करना है, ठीक हो गया जी। उससे अगली फिगर क्या है, उससे अगली फिगर है इंटरेस्ट क्रेडिटेड। अच्छा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड में अगेन मैं अगर आपको रिमाइंड कराऊं कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड की सिचुएशन क्या है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड की सिचुएशन ये थी कि जो आपका इंटरेस्ट है नॉट मोर देन 16% इंटरेस्ट
और, ठीक है, 1/3 ऑफ सैलरी, ये दोनों कंडीशन कहता है ये पूरी होनी चाहिए। अब देखें, सबसे पहली बात है कि एक फिगर है 15% और 15% पे परसेंटेज कितनी, अमाउंट कितनी है, 45,000। अब जब उसने कहा कि 15% है तो ये 16% वाली कंडीशन तो पूरी हो गई, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है और, यानी कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लफ्ज तो और है लेकिन कंडीशन ये दोनों पूरी होनी चाहिए, ये बात का ख्याल रखना है आपने। दूसरी कंडीशन क्या है, 1/3 ऑफ सैलरी। डीएनएस अलाउंस तो है नहीं, तो बीएस 12 लाख, 12 लाख का 1/3 कितना होता है, 12 लाख का 1/3 होता है बेसिकली 1/3 ऑफ 12 लाख, तो वो कितना होता है जी, 4 लाख। ये 45,000 रुपये 4 लाख से भी कम है। चूंकि ये 4 लाख से कम है और 16% से भी कम है, इसलिए हम इस पूरी अमाउंट के नाम के ऊपर किसी भी फिगर को यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे और इसकी जो फिगर है वो सिंपली जीरो ही कंसीडर होगी, यानी कि टैक्सेबल इनकम में कोई और फिगर ऐड नहीं होगी। ठीक हो गया जी, टैक्सेबल इनकम में कोई और फिगर ऐड नहीं होगी यहाँ तक। उसके अलावा तो कोई चीज़ है नहीं। इसका मतलब है अब मेरे लिए बड़ा आसान काम है कि मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी बन गई। टैक्सेबल इनकम इज़ वेरी सिंपल कि सबसे पहले 12 लाख जमा 6,60,000 रुपये जमा 24,000, इनको मैंने जमा कर लिया तो बड़ा सिंपल, ये कोई 1,88,4,000 के करीब को फिगर आ गई, जो भी जमा करके देख लीजिएगा, ठीक। अच्छा, अब देखें, ज़कात गिवन टू नीडी स्टूडेंट्स। आपको पता है कि जब कोई ज़कात खुद से दी जाए तो वो डिडक्टेबल नहीं होती। ज़कात सिर्फ वो वाली डिडक्टेबल है जिस ज़कात को ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, बैंक ने आपके अकाउंट से, आपके प्रॉफिट से डिडक्ट किया हो, सिर्फ वही अमाउंट जो है वो डिडक्टेबल है, ठीक है, अदरवाइज नहीं। और ये जो सेक्शन 61 है इसके ऊपर आपको पता है कि ये तो बेसिकली जो पॉइंट है ये तो इसका ताल्लुक तो रिबेट के साथ है, तो ये टैक्स के बाद निकलेगा, हमारा काम यही खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ आप जरा पॉइंट जरा इसको समझ लें। मैंने लेट सपोज मैंने इसको किया कि ये बेसिकली 20% है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया। मैं इसको कहता हूँ कि ये 20% प्रॉफिट है और ये जो अमाउंट है ये है बेसिकली 5,45,000 साल की। एनुअल की फिगर लिखी है 5,45,000 साल की। अब आप देखें जरा दोबारा से, जो कंडीशन थी मेरी वो क्या थी, कंडीशन मेरी कुछ इस तरीके से है यहाँ पर कि 16% इंटरेस्ट से ज़्यादा भी ना हो और 1/3 सैलरी से ऊपर भी ना हो। अब आप देखें, जब 20% सैलरी की बात, जब 20% इंटरेस्ट की बात हुई है तो फिगर कितनी आई है, 5,45,000, ठीक है। अगर ये 20% इंटरेस्ट ना होता बल्कि 16% इंटरेस्ट होता, फिर ये फिगर क्या होनी चाहिए। देखिए, इसका सिंपल तरीक़ाकार ये है कि जो फिगर होती है 5,45,000 रुपये, आप उसको डिवाइड कर दें 20% से, ठीक है, यानी कि चूँकि 5,45,000 20% है तो 5,45,000 को 20% से डिवाइड करेंगे तो 100% फिगर आ जाएगी। उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 16% से तो आपको पता चलेगा कि असल में अगर ये फिगर 20% के बजाय 16% होती तो आपका इंटरेस्ट कितना बनता, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे पॉइंट है। अब मैं अगर इसको देखूं तो 5,45,000 डिवाइडेड बाय, मैंने 20% किया और मल्टीप्लाई कर दिया 16% से, तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 4,36,000 रुपये, ठीक है। अगर 16% तक होता तो 16% तक इजाज़त होती, ठीक है। इसका मतलब ये है कि चूंकि ये 4,36,000 है, इसका मतलब है 4,36,000 तक इजाज़त है, इससे ऊपर की अमाउंट को टैक्सेबल इनकम में शामिल होना चाहिए। तो अब इससे ऊपर की अमाउंट है कितनी, तो ज़ाहिर है इसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि मैं 4,36,000 रुपये में से मैंने 5,45,000 रुपये निकाल दिए, तो मेरे पास जो फिगर आई वो आई 1,09,000 रुपये, ठीक है।
इसका मतलब है 1,09,000 रुपए की फिगर को मुझे चाहिए कि मैं टैक्सेबल इनकम में जमा कर दूं। ठीक है, मैं जमा कर लेता, लेकिन अभी मैंने सेकंड कंडीशन के साथ भी प्ले करना है, उसके बारे में भी मुझे फैसला करना है। वो क्या है? वो है 1/3, 1/3 ऑफ सैलरी। अब सैलरी का 1/3 यहाँ पे कितना है? 12 लाख का 1/3 हिस्सा, वो है 4 लाख रुपए, यानी कि उसके तहत ये 4 लाख तक अलाउड है। और अमाउंट कितनी है? अमाउंट है 5,45,000 रुपए। ठीक है, अब जो कि 5,45,000 रुपए अलाउड है, और इजाजत कहां तक है? इजाजत है 4 लाख तक। इसका मतलब है कितनी अमाउंट ऊपर है? 1,45,000 रुपए। ठीक हो गया जी। अब आती है अगली बात। अब आप देखें, मेरे सामने दो अलग तरीके हैं। एक तरीकेकार ये है कि मैं 1,09,000 रुपए को टैक्सेबल इनकम में शामिल कर लूं। दूसरा तरीकेकार ये है कि मैं 1,45,000 को शामिल कर लूं। ठीक है, अब आपको टैक्स का सिंपल सा रूल याद है कि मैंने आपको बताया था कि जो ज्यादा, जिस साइड पे टैक्स टैक्स डिपार्टमेंट का बेनिफिट होता है ना, नॉर्मली टैक्स डिपार्टमेंट उस साइड पे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस केस में टैक्स डिपार्टमेंट का बेनिफिट है? 1,45,000 के केस में। अब यहाँ पे क्या होगा? इस केस के अंदर हम 1,45,000 रुपए की फिगर टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब है अब इस सिचुएशन में फहद मलिक की जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी बनेगी? वो बनेगी सबसे पहले 12 लाख रुपए जमा 6,60,000 रुपए जमा 24,000 रुपए जमा 1,45,000 रुपए। ठीक है जी। अब जो अमाउंट है, पहले केस में आपको याद होगा वो अमाउंट आपकी कोई 18 लाख के करीब आ रही थी। अब जो अमाउंट है वो 18 लाख से जमा होकर तकरीबन कोई 19 और बल्कि 20 तक चली जाएगी। मैं अगर इन फिगर्स को ट्रू सेंस में ऐड करने की कोशिश कर लूँ आपके लिए, तो 12 लाख जमा 660 जमा 24 जमा 145, ये फिगर जो है तकरीबन 2.029 मिलियन तक जा रही है। ठीक हो गया जी। तो ये आपका अगेन एक छोटा सा सवाल है जिसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये सवाल तकरीबन वही वाला है, मैं इसलिए इसको दोबारा नहीं कर रहा ताकि आपको नई बोरियत ना हो। ठीक है, इस सवाल में भी कोई ऐसा मेजर मसला नहीं है, सिवाय इसके कि चलें इस सवाल को मेरा ख्याल है थोड़ा सा देख लेते हैं। वो इसलिए कि इस सवाल में, लेकिन चलें आप इसको खुद कर लीजिएगा। आइडिया बड़ा सिंपल सा है अगेन, कि इसमें जो बेसिक बात है वो ये है कि ये जो डोनेशन है शौकत खानम की, ये चूँकि क्लॉज 61 के तहत है, तो आपने क्लॉज 61 के तहत इसको लेस करना है। ठीक है, डायरेक्ट इनकम में से आप लेस करेंगे और उसके बाद आपने इसके ऊपर टैक्स लगाना है। ठीक है, चलें इसको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ये एक सवाल है, मैंने ऐसे बहुत से छोटे छोटे सवाल आप लोगों के लिए बनाए थे यहाँ पे। इसको हम ऐड कर लेते हैं, ज़रा थोड़ा सा इसकी हम फिगर ज़रा बढ़ा लेते हैं ताकि बेहतर तरीके से हम देख सकें इसको। ओके, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी जो है उसकी सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि इस शख्स की जो ग्रॉस सैलरी है वो है जी 34,999, यानी कि तकरीबन कोई 34 लाख रुपए के करीब। If during the year zakat amounting to 150,000 has been deducted from his bank account। अब देखें यहाँ पे ज़कात उसके बैंक अकाउंट से चूँकि डिडक्ट हुई है, इसलिए बैंक अकाउंट जो है वो अपनी मर्जी से डिडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जिस वक़्त तक सारी की सारी कंडीशन एग्जिस्ट ना करती। इसलिए मैं ये इस पोजीशन में हूँ ये बात करने के कि ये ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत ही डिडक्ट हुए होंगे। तो इसको मैंने सिंपली क्या किया, मैंने 1,25,000 रुपये इसमें से माइनस कर दिए। ठीक हो गया। अब मेरे पास जो टैक्सेबल इनकम आ गई वो बेसिकली कितनी आ गई? 3,499 माइनस 125। ये मेरे पास जो टैक्सेबल इनकम है वो तकरीबन आ गई जी 34 एंड
ये आ गई जी 3374,000। दिस इज माई टैक्सेबल इनकम। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये सैलरी का केस है तो मैं इसमें ज़ाहिर टैक्स लगा लेता हूँ, टैक्स ड्यू। अब मुझे चूंकि मैं अभी रेट मुझे याद नहीं है, मैं इसलिए सिर्फ सिंपल इसको सपोज कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे टैक्स लगाया और टैक्स की फिगर लेट सपोज यहाँ पे आ गई को 3,48,500 करके को फिगर आ गई तकरीबन तकरीबन। ठीक है, आई डोंट नो, ये सपोज की फिगर है, इसको बात याद रखिएगा इसको कि दिस इज व्हाट आई हैव सपोज्ड। अच्छा जी, ये आ गई। अब इसमें से जब आपने टैक्स की फिगर निकाली, इसमें से क्या चीज़ लेस होती है? सबसे पहले आप देखते हैं कि कोई एवरेज रिलीफ है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि मिस्टर फहद ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, तो जाहिर है इन्वेस्टमेंट जो है ना शेयर्स में, उस पर रिलीफ मिलता है। लेकिन वो कौन सी इन्वेस्टमेंट में मिलता है? इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज शेयर्स। ठीक है, यहाँ पे कौन सी कंपनीज है? यहाँ पर है प्राइवेट लिमिटेड। अब ये समझ लें एक किस्म का छोटा सा आपका माइंड टेस्ट है कि आप सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे। तो यहाँ पे किसी किस्म का रिलीफ जाहिर नहीं आएगा। दूसरा, अगर कोई आपका ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हुआ है, टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड, इसका भी बहुत ख्याल रखना है कि हर टैक्स नहीं लेस हो सकता। सिर्फ कौन सा टैक्स होता है? जो इनकम टैक्स होता है। तो जो आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है वो इनकम टैक्स है। अगर फर्ज करें मैंने यहाँ पे लिखा हो कि मैंने 92,500 सैलरी इनकम पे की है, फिर इस पे ये लेस नहीं हो सकता। ठीक, तो जब आप प्रैक्टिकली अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कराते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो टैक्स कौन सा टैक्स है। वो टैक्स इनकम टैक्स ही होना चाहिए। अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो ये हो गया 92,500, और अब इस सिचुएशन में मेरा जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी, जो मैंने टैक्स उसके पास जमा कराना है, वो बेसिकली कितनी आएगी? वो आएगी 347 347,500 माइनस 92,500। तो मेरी जो टैक्सेबल लाइबिलिटी जो बनेगी वो बनेगी 2,55,000 रुपये। ठीक हो गया जी। अगर फर्ज करें कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना होती बल्कि ये पब्लिक कंपनी ही होती, ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए एज्यूम कर लेता हूँ, फिर सिचुएशन क्या होती? फिर देख लें आप, इसकी सिचुएशन कुछ इस तरीके से होनी थी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है शेयर्स के अंदर वो 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये तो आपको बड़ा क्लियर देख के नज़र आ गया कि अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख का जो 20% है वो 7 लाख के करीब होता है, तो 2,55,000 उसकी लिमिट में मौजूद है। तो उसका सिंपल सा तरीक़ाकार क्या है कि 2,55,000 मल्टीप्लाई बाय जो आपने टैक्स पे करना है, जो आपका ज़ाहिर निकला है यहाँ पे, वो फिगर यानी कि 347,500 डिवाइडेड बाय आपकी टैक्सेबल इनकम, वो कितनी थी? ये बात याद रखिएगा कि टैक्सेबल इनकम आपकी ये वाली होती है जिसमें से डिडक्शंस हो चुकी होती हैं। ठीक है, ये वाली आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, दिस इज ग्रॉस। ठीक है, दिस इज योर टैक्सेबल इनकम। तो ये आपने टैक्सेबल इनकम से जब आपने इसको लेस करना था, तो अब आपके पास जो रिलीफ है वो बेसिकली किस सेंस में आना था? तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो आपके पास रिलीफ आना था, ये आना था 26,263। ठीक है, मैं इसको जरा राउंड करने की कोशिश करता हूँ, 260 कर लेता हूँ। ठीक है, पहले रहने दें। अब सिचुएशन क्या आई? अब सिचुएशन ये आई जी कि ये जो फिगर है, ये फिगर तकरीबन आ गई 2,28,000 और 737। ठीक, नाउ दिस इज माई टैक्स लाइबिलिटी जिसके साथ मैंने प्ले करना है आगे जाके। ठीक हो गया जी। आई होप ये सारी चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता याद आ रही होंगी।
ठीक है जी। ये देखें इसी किस्म का सवाल है, इस समय मैंने उसी सवाल को थोड़ा सा सिर्फ चेंज किया है और लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर ज़कात हैज़ बिन पेड बाय हिम टू डिजर्विंग स्टूडेंट। अब पिछले केस में तो मैंने लेस किया था इसलिए कि वो बैंक ने काटी थी, अब मैं लेस नहीं करूँगा इसलिए कि अब वो डिजर्विंग स्टूडेंट में उसने खुद पे किया है, तो अब इस चीज़ को लेस नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया नहीं? अच्छा, ये वो क्वेश्चन है जो मुझे उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से आते हैं, लेकिन चले मैं इसको फिर भी इसमें से वो एक सवाल छोटा सा सॉल्व कर लेता हूँ। फर्ज कर ले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। इस सवाल का आप अगर देखें तो मिस्टर सलीम रेंटेड हाउस हिज प्रॉपर्टी एट 240,000 पर मंथ। ठीक है, इसका मतलब है अब यहाँ पर इसका जो प्रॉपर्टी रेंटल बना वो कितना बना, 2,40,000 ज़रब 12। तो मैं अगर इसमें मैं आराम से करूँ तो मेरे पास जो फिगर बनी हुई है बन गई। ठीक है, अब दोबारा क्या होगा, दोबारा होगा ये कि आप लोग फौरी तौर पर ये करेंगे कि चलो इसके अंदर फौरन ऐड कर दूँ एडवांस का 10% विदाउट लुकिंग कि ये एडजस्टेबल एडवांस है, और एडजस्टेबल एडवांस ऐड नहीं होता, सिर्फ अनएडजस्टेबल एडवांस ऐड होता है। ठीक है, इसका मतलब है दिस इज योर अल्टीमेट RCT जिसको आपने कहा था रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, और डायरेक्ट इसके ऊपर अब टैक्स अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है अगर सवाल हो कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपके पास ये आ चुकी है जो कि कितनी है, 28,80,000। अगर आपने इसका टैक्स निकालना है तो फिर आप इसका सिंपली स्लैब में जाके देखेंगे, प्रॉपर्टी इनकम की स्लैब में जो भी टैक्स रेट की सिचुएशन बनेगी वो टैक्स रेट आप इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके जी। अगेन सिंपल सा सवाल है, कोई मेजर मसला नहीं है इसके अंदर। इट्स अगेन वेरी सिंपल, यस। इसको हम जरा देख लेते हैं। ये अगेन फिर उसी किस्म के सवाल हैं जो हम बार बार, ये सवाल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है आपको पता है इसके अंदर आपको फॉरेन क्रेडिट की बात करनी है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास फॉरेन इनकम आ रही है, तो इसको आप जरा थॉरली देख लें। अच्छा, इसके अंदर अगेन दोबारा वही वाली बात हुई कि अब मेरे पास ये जो दो हेड्स हैं ये हैं सैलरी के। ठीक है, तो मैं बड़े आराम से काम कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी 18 लाख जमा 7,20,000 रुपये, तो ये मुझे पता चल गया कि 25,20,000 रुपये मेरी सैलरी इनकम आ गई। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अब जो अगला मसला आया वो आया बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम मेरी कितनी है, 8 लाख जमा 7,50,000 रुपये, तो ये मेरे पास जो बिजनेस इनकम आ गई वो आ गई 15,50,000 रुपये। तो मेरे पास इनकम अभी दोनों यही मौजूद है जिनके साथ मैंने देखना था, ये मैंने इसको देख लिया है। अच्छा, अब अगर मैं आगे देखूं, अब अगेन वही वाला मसला आ गया। सबसे पहला बेसिक सवाल वो ये आया कि ये मेरी सैलरी इनकम है और ये मेरी बिजनेस इनकम है। अच्छा, अब सवाल सबसे पहले वही वाला आ गया कि मैं इस पे सैलरी का टैक्स लगाऊं या बिजनेस इनकम का टैक्स लगाऊं। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद हो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि इफ सैलरी इनकम इज 75%, if salary income is more than 75% of taxable income, then salary rates will be applied। ठीक हो गया, ये सबसे बेसिक बात जो है वो ये है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि जो मेरी सैलरी इनकम है वो बिजनेस इनकम का, वो टोटल इनकम का कितना है।
तो मुझे यहाँ पे नजर आया 25,20,000 डिवाइडेड बाय, अब मैंने इसको किया जी टोटल इनकम। तो आप अगर टोटल इनकम गौर करें तो ये आएगा 4,070,000। ठीक है, और ज़ाहिर है वो जो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं वो आप ज़ाहिर कर लेंगे, वो बताने वाली बात तो नहीं है। अब उस सिचुएशन में क्या हुआ, इसको मैंने जब डिवाइड किया, अब मेरे पास जो परसेंटेज है वो आई 61.91%। इसका मतलब है मेरी जो सैलरी है वो 61 या 62% है टोटल इनकम का। अब ये वाली कंडीशन जो कि पूरी नहीं हुई, इसका मतलब है कि मैंने कौन सा रेट अप्लाई करना है, इसका मतलब है कि मैंने अब यहाँ पे बिजनेस रेट्स अप्लाई करने हैं, बिजनेस के जो टैक्स रेट्स हैं, यानी कि बिजनेस के टैक्स रेट जो हैं उनको हम दूसरे सेंस में कहते हैं नॉन सैलरीड रेट्स। अब हमने नॉन सैलरीड रेट्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक बात जो थी ये हमारी यहाँ तक हल हो गई। अच्छा, अब अगेन मैं ज़रा टाइम बचाने के लिए मैं अगेन ये काम करता हूँ कि जो कि मेरी टैक्सेबल इनकम तो आ गई है, जिसके बारे में मुझे बड़े आराम से पता चल गया है कि ये फिगर कितनी है 4,070,000, और मैं इस पर कह देता हूँ कि जो टैक्स ड्यू है आपका, अगेन मैं इसको सपोज करके कहता हूँ जी कि ये तकरीबन 9,50,000 रुपये है। ठीक है, मैं अब उसमें नहीं जाना चाह रहा कि क्या रेट्स हैं, और जस्ट वांट टू सेव योर टाइम। ओके, अब ये मेरा टैक्स ड्यू आ गया सपोज, जो कि 9,50,000 रुपये। इसमें जो सबसे पहला काम होता है वो यहाँ पे अब ये होता है कि लेस फॉरेन इनकम क्रेडिट। ये आपने सबसे पहले ये वाला काम करना है, उसके बाद कोई और काम करना है। फॉरेन इनकम क्रेडिट, फॉरेन इनकम क्रेडिट का क्या तरीकाकार होता है, इसका तरीकाकार ये होता है कि एवरेज रिलीफ और टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री। ठीक, इन दोनों में से जो भी कम होगा। अब आप देखें, अब आप यहाँ पे ज़रा देख लें कि एवरेज रिलीफ अगर आप निकालें तो क्या बनेगा, यानी अगर आप फॉरेन इनकम पे एवरेज रिलीफ दे रहे हो तो क्या बनेगा। आपकी बिजनेस इनकम फॉरेन है कितनी, 7,50,000 रुपये। 7,50,000 ज़रब, आपको पता है कि तरीक़ाकार क्या है कि जो आपका टैक्स है डिवाइडेड बाय जो आपकी इनकम है, ये आपका तरीक़ाकार बनता है अगर आप एवरेज रिलीफ निकालना चाह रहे हैं तो। ठीक है, आगे क्या बात है कि और आपने टैक्स कितना पे किया है, आपने यूएई में टैक्स कितना पे किया है, 69,000। ठीक है, अब देखें, अब आप अगर यहाँ पे एवरेज रिलीफ निकालें तो एवरेज रिलीफ की सिचुएशन बेसिकली यहाँ पे क्या बनती है कि आपने अगर इन फिगर्स को हैंडल किया तो इसकी फिगर बनती है 175,061 और 69,000। ठीक है, जो लेस अमाउंट है वो लेस हो जाएगी, जो कि आपके पास लेस अमाउंट 69 आ रही है, इसलिए जो कि 69 आ रही है, इसलिए अब ये जो फॉरेन इनकम का जो टैक्स क्रेडिट है यहां पे मैं 69,000 लेस कर दूंगा। ठीक है, और अब इस सिचुएशन में मेरे पास 69,000 लेस हो गया, यानी कि इसका इम्पैक्ट फॉरेन इनकम क्रेडिट का इम्पैक्ट ये आ गया। अब उसके बाद दूसरी मुझे एवरेज रिलीफ क्या मिलनी है, डोनेशन की, जो मैं अच्छा सॉरी, ये जो क्लॉज 61 के तहत थी, इस डोनेशन को भी मैंने लेस करना था, ये मुझसे मिस्टेक हो गई। ठीक है, कि क्लॉज 61 है तो क्लॉज 61 को मैंने ये 4,70,000 रुपये से माइनस करना था। ठीक है, लेस डोनेशन अंडर क्लॉज 61, तो वो लेस करने के बाद 2,50,000।
ठीक है। और फर्ज कर लें कि ये अमाउंट दोबारा वही 470 ही आ गई, ठीक है ना। लेट्स सपोज कि ये अमाउंट दोबारा 470 ही आ गई है, तो उस सिचुएशन में ये बिल्कुल इस तरीके चलता जाएगा। अगर ये क्लॉज 61 के बजाय सेक्शन 61 होता तो फिर हम यहाँ पे इसका भी एवरेज रिलीफ ले लेते, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ऑलरेडी कुछ टैक्स कटा हुआ है तो हम ये भी करने की पोजीशन में है कि टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड या पेड, जो टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है या पे हुआ है वो भी आपके सामने मौजूद है। 1,32,00,000 की एक फिगर है और 1,35,00,000 की एक फिगर है, ठीक है। अगर इसको भी मैं यहाँ पे पूरे का पूरा कर लूँ तो ये फिगर तकरीबन बन जाएगी 267,000। इस तरीके से जो सवाल में मेरा जो टैक्स पेएबल आएगा वो फिर कितना आएगा कि 9,50,000 में से 69,000 माइनस किए और 267,000 माइनस किए, और यहाँ पे जो मेरा टैक्स पेएबल की फिगर है वो कुछ इसी तरीके से आ जाएगी कि 950 minus 69 minus 267, so this is approximately 6,14,000 रुपए। ठीक हो गया जी गैस। चल, आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, ये उसी किस्म की चीज़ें हैं, मैं इसमें को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। दीज आर स्मॉल क्वेश्चंस। अच्छा चलें, इस सवाल को भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये अब क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है कि गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इनकम ऑफ मिस्टर इमरान जमाल फॉर द टैक्स ईयर एंडेड ऑन जून 30th 2020, ठीक है। मैं अगर इसके अंदर थोड़ी सी और चीज़ें एक ऐड कर लूँ, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, इमरान जमाल साहब ने अपना पर्सनल कंप्यूटर बेचा तो इनको वहां पे 25,000 रुपये का गेन हुआ, ठीक है। इसी तरीके से गेन ऑन सेल ऑफ हाउस, वो इनको तकरीबन कोई 24 लाख रुपए का गेन हुआ, ठीक है। और हाउस वॉज परचेज्ड 6 years बिफोर, 6 साल पहले आपने वो घर खरीदा था। इसी तरीके से गेन ऑन सेल ऑफ हिस्टोरिकल कॉइन्स, इमरान जमाल साहब के पास बहुत से हिस्टोरिकल कॉइन्स पड़े हुए थे, वो इन्होंने बेचे हैं, तो इनको 2,45,000 रुपये का गेन हुआ है, ठीक है। और ये हिस्टोरिकल कॉइन इन्होंने ड्यूरिंग 5 years टाइम पीरियड में जमा किए थे, लास्ट 5 years में, ठीक है। बड़ी इन्होंने मेहनत की थी। अब चलें, अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा बढ़ा लिया, मैं इसको ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहला केस आ गया इसके अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी का, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी 28,20,000 रुपये ऐड हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। इनकम रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो इनकम रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी है ये बेसिकली सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होता है, ठीक है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का मतलब होता है कि इसको हम टैक्स सेपरेट करते हैं। अच्छा,
दोबारा आगे ये आपकी दो इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और ये चूंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस है इसका मतलब है ये एनटीआर के तहत ही हो रहा है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको याद होगा कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्या होता है, एनटीआर नॉर्मल टैक्स रिजीम क्या होता है, और इस तरीके से फाइनल टैक्स रिजीम क्या होता है। आई कैन जस्ट होप कि आपको याद हो। ठीक है, अच्छा, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, आपको याद होगा कैपिटल गेन को जब हमने डिस्कस किया था तो कैपिटल गेन को डिस्कस करते हुए तीन किस्म की चीजें डिस्कस हुई थी। सबसे पहले डिस्कस हुई थी इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरी डिस्कस हुई थी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड वगैरह, और तीसरी चीज डिस्कस हुई थी इसके अलावा जो भी चीजें हों। तो अब चूंकि ये कैपिटल गेन ऑन सेल है ना, ये पर्सनल कंप्यूटर है तो ये बाकी चीजों में शामिल है। अच्छा, सिंपल सा प्रिंसिपल याद रखने की हमें बात है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो उसके रेट्स सेपरेट हैं, अगर सिक्योरिटीज की बात हो यानी कि पब्लिक कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, उसके रेट्स सेपरेट हैं उसके अलावा की जो रेट्स हैं वो एनटीआर में आती हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो एनटीआर में आती है उस पर भी एक और प्रिंसिपल ये है कि अगर आपने एक साल के टाइम पीरियड के दौरान कैपिटल गेन अर्न किया हो, एक साल की ट्रांजैक्शन में, तो पूरी फिगर टैक्सेबल है, लेकिन एक साल के से ज्यादा टाइम लगाओ तो उस पर 75% टैक्सेबल है। तीसरी बात ये थी कि पर्सनल जो जितनी भी चीजें हैं वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती, इसलिए उस पर कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब है कि कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, जो कि पर्सनल है, तो इस पे टैक्स अप्लाई नहीं होगा, ये फिगर होगी एग्जम्प्ट। ठीक है, डिविडेंड इनकम रिसीव्ड आफ्टर 15%। डिविडेंड इनकम के बारे में हमें पता है कि ये कौन सी रिजीम है, ये है एफटीआर। ठीक है, और इसको भी हम सेपरेट करते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ हाउस, अब ये कैपिटल गेन है, लेकिन हाउस के केस में हमें याद होगा कि 4 साल की लिमिट थी, अगर 4 साल के अंदर अंदर बेचेंगे तो टैक्स लगेगा, अगर 4 साल के बाद घर बेचेंगे तो फिर टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि ये भी एग्जम्प्ट हो गया। ठीक है, ये है तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, लेकिन ये एग्जम्प्ट हो गया। आगे बात आ गई गेन ऑन सेल ऑफ हिस्टोरिकल कॉइन्स। अच्छा, इस किस्म की जितनी एंटीक चीजें हैं इस किस्म की एंटीक चीजों के ऊपर अगर गेन हो रहा है तो वो टैक्सेबल है, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो फिर वो टैक्स, उस पर टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। चूंकि आपने ये ड्यूरिंग 5 साल पिछले में खरीदे थे और अब बेचे हैं, इसका मतलब है ये 1 साल की लिमिट निकल गई है, तो अब इस पे जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा 75% की फिगर के ऊपर। ठीक हो गया जी। अब मैं सवाल को थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ ताकि जो हमने समझा है वो हम आप जरा उसको अप्लाई कर सकें तरीके के साथ। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा भी है खैर, लेकिन चलें फिर भी। तो सबसे पहले मैंने बात कर ली सैलरी इनकम की, वो मेरे पास कितनी आ गई जी, 28,20,000 रुपये। उसके बाद मैंने बात कर ली बिजनेस की, आप अगर गौर करें तो ये तकरीबन सेम फिगर है, 15,50,000 रुपये। ठीक है, अगली मैं एंट्री बात कर लेता हूँ प्रॉपर्टी इनकम की। तो प्रॉपर्टी इनकम कितनी है मेरे पास, 5,80,000 रुपये। चूंकि ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है इसलिए मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट ही टैक्स निकाल लेता हूँ। इसका टैक्स पेबल आपको पता है 2 लाख तक एग्जम्प्ट है, यानी कि 5,80,000 में से 2 लाख निकाल दिए, बाकी रह गया 3,80,000। 3,80,000 का 5% लगेगा पहली स्लैब जो है, तो 3,80,000 का 5% कितना होता है, मेरा ख्याल है 19,000 होता है, चेक कर लीजिएगा काइंडली। ठीक है, ये यहाँ पे कहानी खत्म हो गई मेरी, मुझे मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे जो यहाँ पे जो फिगर है वो क्या आ गई, वो आ गई इसकी 0। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, अगर फर्ज करें इसी सवाल में मैंने आपसे सिंपल ये कहा हो कि मुझे चलें मैं आगे इसको करता हूँ, ये प्रॉपर्टी इनकम होगी जी आपकी। अच्छा जी, इससे अगली जो फिगर है अब वो क्या है, वो है जी कैपिटल गेन।
ठीक है। कैपिटल गेन का जो हेड है इसके अंदर दो किस्म की बात है। एक तो ये है कि पर्सनल कंप्यूटर वो फिगर मेरे पास कितनी है जी, 25,000, लेकिन वो 25,000 रुपये पूरे का पूरा एग्जाम्प्ट है, उसकी कोई फिगर में सिचुएशन आगे ऐड नहीं होगी। दूसरी चीज क्या है, अगेन हाउस का जितना भी गेन हुआ है मेरा 24 लाख रुपए, उसकी भी कोई फिगर ऐड नहीं होगी। तीसरी चीज क्या है, गेन ऑन कॉइन्स। अब यहां मसला है, कॉइन्स पे मेरा गेन हुआ कितना है, कॉइन्स पे मेरा गेन उसने बता दिया है 2,45,000 रुपये हुआ है, लेकिन चूंकि ये मोर देन 1 ईयर तक होल्ड किया था, इसलिए 2,45,000 का सिर्फ और सिर्फ कितना ऐड होगा, 75%, बस 25% माफ हो जाएगा इसमें से। तो ये फिगर कितनी आ गई, ये आ गई 1,83,750। ठीक, अब मेरे पास यहां पे टैक्सेबल इनकम आ गई जी। अगर मैं दोबारा इन सारी फिगर्स को ऐड करूं तो 28,20,000 जमा 15,50,000 जमा 1,83,750, तो ये मेरे पास जो फिगर आई वो आई 4,55,3,750। ठीक है। अब यहां पे वो बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर फर्ज करें मैं आपसे इस सवाल में कहता हूं कि मुझे बताओ मेरी टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर कितनी है, तो मेरी टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर जो है वो 45,53,750 है। इसलिए क्योंकि ये जो मेरी टैक्सेबल इनकम है इसमें भी मैंने टैक्स देना है, लेकिन ये एनटीआर के तहत नहीं है, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तहत है। ठीक होगी, एनटीआर के तहत ये है। ठीक है, तो मैं अगर इसको दोबारा लिखूं ना यहाँ पे, तो अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकूंगा कि मेरी जो टैक्सेबल इनकम है अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, तो वो कितनी है, वो फिर वो वाली फिगर है 5,80,000, या मैं अगर टैक्स की डायरेक्ट बात कर लूं तो वो शायद उससे भी कम हो जाएगी कि मेरी जो टैक्सेबल। उसके बाद एक और चीज अगर मैं देखूं कि मेरी टैक्सेबल इनकम जो है वो अंडर एफटीआर कितनी है, तो आप देखें एफटीआर कौन सा केस था, एफटीआर एक ही केस था जो कि डिविडेंड का केस था। डिविडेंड के केस में आप देख लें मुझे 2,55,000 रुपए मिले हैं 15% टैक्स काट के, तो मेरी असल में इसका मतलब है टोटल जो इनकम है, जो मेरी टोटल इनकम है वो असल में कितनी हुई है, 2,55,000 डिवाइडेड बाय 85%। ठीक है, क्योंकि मेरा जो टैक्स लगा है वो 2,55,000 पे तो नहीं लगा ना, वो तो बेसिकली कितनी फिगर पे लगा है, वो असल में मेरा जो टैक्स लगा है वो लगा है 3 लाख की फिगर के ऊपर। और ज़ाहिर है वो 3 लाख की फिगर मैंने कैसे निकाली कि 2,55,000 डिवाइड बाई 85%, 3 लाख की इनकम की उस पर टैक्स लगा 15% के हिसाब से 45,000। तो इसका मतलब है अगर इसी सवाल के अंदर आपसे ये पूछ लिया जाए कि तुम बताओ जी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तहत इनकम कितनी है, तो आपने सिर्फ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम पे फोकस करना है। अगर आपसे कहा जाए कि जी टैक्सेबल इनकम एनटीआर की कितनी है, तो एनटीआर पे फोकस करना है। अगर आपसे कहा जाए कि टैक्सेबल इनकम एफटीआर की कितनी है, तो फिर आपने एफटीआर पे फोकस करना है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको अलग अलग करना है। अब इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर अगेन फर्ज कर लें कि मेरा जो टैक्स पेएबल है वो, अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई फिगर लिख लेता हूँ, 9,80,000 रुपये आ गया। तो अब इस 9,80,000 रुपये में सबसे पहले क्या चीज लेस होनी है, लेस फॉरेन इनकम क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है इस सवाल में उसको फॉरेन इनकम क्रेडिट मिला है। उसके बाद फिर क्या चीज लेस होगी, इनकम टैक्स जो आपने सैलरी में से पे किया। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इस सवाल को आगे चलाना है। अच्छा, ये एक बड़ा मजेदार सा छोटा सा सवाल है, इसको जरा आप देख लें। वो कहता है जी
एनुअल सैलरी इनकम ऑफ डॉक्टर अब्दुल रहमान इज 26 लाख, ठीक है, लेट्स सपोज इट इज 36 लाख एंड हिज एनुअल बिजनेस इनकम इज लेट्स सपोज 18 लाख, ठीक है। वो कहता है उसकी ऑलरेडी सैलरी में से जो टैक्स कटा है वो 2,45,000 रुपये कटा है, ठीक है, और बिजनेस में से कोई टैक्स नहीं कटा। अब वो पूछ रहा है कि उसका टैक्स पेएबल कितना बनता है। इसको जरा आप बड़े समझदारी के साथ देखिए। एक शख्स की सैलरी इनकम कितनी है, उसकी सैलरी इनकम है 36 लाख रुपए। उसी शख्स की बिजनेस इनकम कितनी है, वो है 18 लाख रुपए, ठीक है। तो उसकी टोटल इनकम कितनी आ गई, अब आप अगर इसको जमा करें तो ये आ गई 54। अगेन सबसे पहले ये देख लें कि इस पे टैक्स कौन सा लगेगा, बिजनेस का या सैलरी का, ठीक है। जब आपने ये देख लिया उसके बाद आप इसका निकाल लें टैक्स पेएबल, ठीक है जी। मैं पिछले सवाल की तरह यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूं कि ये आपका सपोज कर रहा हूँ कि टैक्स पेएबल, फर्स्ट करें मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे जो मेरा टैक्स पेएबल है वो आ गया 13,50,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे जो छोटा सा ट्विस्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि सबसे पहले यहाँ पे चूंकि ये साहब टीचर है तो यहाँ पे आपने टीचर्स रिबेट लेस करनी है, किस हिसाब से, 25% के हिसाब से। और यहाँ पे गलती ये नहीं करनी कि आप इसमें से 25,000 रुपये लेस कर दें, आप 25%, आपने 25% रिबेट लेस करनी है सिर्फ उनकी सैलरी इनकम से। अब आप देखें कि यहाँ पे इस केस के अंदर उन साहब की जो सैलरी इनकम है वो कितनी है, वो है 36,000 रुपये, ठीक है। फर्ज कर लें कि इस सिचुएशन में जो टैक्स पेएबल बनता है 36,000 रुपये पे, वो फर्ज कर लें उनका बनता है 4,25,000 रुपये। यहाँ पे अब एट द रेट ऑफ 25% उनका जो टैक्स बनेगा, मैं ज़रा इसको आसानी के लिए कर लेता हूँ, ज़रा मेरे लिए आसान हो जाए कि 25% में अगर करूँगा तो सिंपली मैं अगर इसको 4 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1,05,000। अब आपने यहाँ पे ये भी देखना है कि हो सकता है कि यहाँ पे जो टैक्स की फिगर लगी हो, टैक्स पेबल, ये बिजनेस इनकम लगी हो, लेकिन यहाँ पे जो आप रेट लगा रहे हैं वो दोबारा सैलरी का ही लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने लेस करना है वो फिर कौन सी फिगर लेस करनी है, 1,05,000, ठीक हो गया नहीं, 1,05,000 रुपये लेस कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे जो टैक्स पेएबल आ गया, टैक्स पेएबल आफ्टर रिबेट, टीचर्स रिबेट, ठीक है। और टीचर रिबेट के लिए ज़रूरी है कि वो शख्स जो है वो फुल टाइम टीचर हो, ये भी बात याद रखनी है आपने, ठीक है। तो 13,50,000 में से अगर आप फिगर निकालें तो ये फिगर आ गई 12,45,000 रुपये। आई होप कि मैंने सही माइनस किया होगा, 12,45,000 रुपये। और इसमें से चूँकि इन साहब ने दोबारा तनख्वाह में से कुछ टैक्स कटा हुआ है तो दोबारा कितनी फिगर लेस कर दी, 2,45,000 रुपये जो ऑलरेडी इनका कटा हुआ है। इस तरीके से जो इनकी असल में टैक्स पेएबल बन गया, जो इन्होंने रिटर्न के साथ जमा कराना है, वो बन गया 10 लाख, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ जो है जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है कि लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे छोटा सा लिख दूं कि एनुअल सैलरी इनकम ऑफ डॉक्टर अब्दुल रहमान प्रोफेसर, और साथ ही मैं यहाँ ब्रैकेट डाल के लिख दूं रजिस्ट्रार या कंट्रोलर एग्जामिनेशन, या मैं यहाँ पे लिख दूं वाइस चांसलर। अब इस सिचुएशन में चूंकि वाइस चांसलर, कंट्रोलर एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रार, ये सारी चूंकि मैनेजेरियल पोस्ट हैं, इस सिचुएशन के अंदर अब इनको किसी भी किस्म का रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो रिबेट है ये सिर्फ किन लोगों के लिए है,
ये रिबेट सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम प्रोफेसर्स के लिए है। ठीक हो गया। अच्छा, एक सवाल जो मुझसे बहुत से लोग बार बार पूछ रहे थे, मैं अगर उसको 1 मिनट में करवा दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं आपका बहुत ज़्यादा, ऐसा ना हो कि चल, यहाँ पे मैं एक और सवाल इसी इसी तरीके से कर लेता हूँ कि फर्ज करें एक साहब हैं जिनकी जो सैलरी इनकम है वो फर्ज कर लें कि 12 लाख है, बिजनेस इनकम जो है उनकी वो फर्ज कर लें 4 लाख है, और उनको एओपी से जो शेयर आया है वो फर्ज करने आया है 9 लाख रुपए। ठीक है, अब इसका जो सोल्यूशन है वो देखें कैसे है। असल में सिचुएशन ये है, असल में सिचुएशन जो है वो ये ऐसे है कि एओपी का शेयर जो है वो टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है, इसलिए जो मेरी जो टैक्सेबल इनकम है ना वो असल में आएगी सिंपल सिंपल 16 लाख रुपए ही। लेकिन हम इसको सिर्फ ऐड करते हैं किस मकसद के लिए, हम इसको ऐड करते हैं एओपी शेयर फॉर रेट निकालने के लिए, सिर्फ रेट निकालने के लिए हम इसको ऐड करते हैं। तो रेट निकालने के लिए मैंने जब इसको ऐड किया तो अब मेरे पास जो टैक्सेबल इनकम आई वो असल में कितनी आ गई, 16 और 9 को मैंने जमा किया तो वो आ गई 25 लाख रुपए। अब इस 25 लाख पे फर्ज करें जो टैक्स ड्यू आ गया, अगेन मैं सपोज ही कर रहा हूं यहाँ पर कि फर्ज कर लें कि ये जो यहाँ पर जो सपोज करके जो फिगर आ गई, फर्ज करें वो आ गई है मेरे पास 8 लाख रुपए। अब यहां से रेट निकाला है, अब जो मैं जो टैक्स निकालूंगा ना असल में टैक्स ड्यू एक्सक्लूडिंग एओपी शेयर, अब जो मैं टैक्स निकालूंगा ना एओपी शेयर का, एओपी शेयर को छोड़ के, वो देखें कैसे निकलेगा। वो बेसिकली मैंने निकालना उसको ऐसे है कि उसको मैंने निकालना कैसे है, उसको मैंने निकालना ऐसे है कि मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरा टैक्स बना है ना वो बना है 8 लाख रुपए डिवाइडेड बाय, और कितनी फिगर पे बना है, वो बना है मेरा 25 लाख रुपए पे, वो बना है 25 लाख रुपए पे। ठीक है, तो आप समझ लें यहां से मेरे पास एक अप्रोक्सीमेट रेट आ गया जो कि ज़ाहिर हाई रेट है, और वो रेट क्या आया कि 8 लाख को मैंने 25 लाख से किया तो मेरे पास जो रेट है बहुत ज़्यादा आ गया, लेकिन चले मैं फर्ज कर लेता हूँ कि ये आ गया है 0.32, 32% आ गया। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं आ गया। अब मैंने करना क्या है, मैंने करना ये कि ये 32% का जो रेट है ये किस इनकम पे लगाना है, ये वो इनकम पे लगाना है जिसमें एओपी का शेयर शामिल नहीं है, यानी कि ये वाली इनकम के ऊपर 16 लाख के ऊपर। ठीक है, अब जब मैंने इसको 16 लाख पे अप्लाई करना है तो अब क्या होना है कि 16 लाख पे, यानी कि अब आप देखें जो फिगर है एओपी पे टैक्स नहीं लग रहा, टैक्स उसी 16 लाख की फिगर पे लग रहा है जिसमें एओपी शामिल नहीं है, लेकिन रेट कहां से निकाला है, रेट एओपी को मिला के निकाला है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो मेरा असल में जो टैक्स ड्यू निकला वो मैं 8 लाख नहीं पे कर रहा, बल्कि मैं क्या पे कर रहा हूँ, सिर्फ 5,12,000 ही पे कर रहा हूँ। यानी कि अब आप इसको जरा समझ लें अच्छे तरीके से कि ये जो टैक्स ड्यू था ये
निकाला था इंक्लूडिंग एओपी। और जो टैक्स असल में पे कर रहे हैं वो कौन सा पे कर रहे हैं, टैक्स ड्यू एक्सक्लूडिंग एओपी शेयर 5,12,000 रुपये। ठीक है, अब अगर कोई टैक्स पे किया तो इसमें से लेस हो जाएगा और फिर आगे हम इसको चलाते जाएंगे। ठीक हो गया गैस, आई होप कि ये आपको रीजनेबली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।